नमस्कार, मैं एक्शन टुडे 24/7 से अभिषेक मोदी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह ने आगामी एक सप्ताह तक पार्टी के सभी सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों को उक्त जानकारी देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि ऋषिकेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिव मोहन मिश्रा जो कोरोना संक्रमित हो गए थे, आज एम्स ऋषिकेश में उपचार के दौरान उनका निधन हो गया है, जिसकी सूचना मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि दिवंगत शिव मोहन मिश्रा व उनका पूरा परिवार कई पीढ़ियों से कांग्रेस के लिए समर्पित था। वह दिवंगत शिव मोहन मिश्रा के स्वर्गीय पिता श्री कमल नारायण मिश्रा पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। श्री प्रीतम सिंह ने राज्य में कोरोना संक्रमण के लगातार तेजी से फैलने व इसके कारण हो रही मौतों पर दुख व चिंता व्यक्त करते हुए आगामी एक सप्ताह तक पार्टी के सभी सार्वजनिक कार्यक्रम धरने प्रदर्शन स्थगित करने की घोषणा की है। श्री धस्माना ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ने श्री शिव मोहन मिश्रा की मृत्यु व राज्य में कोरोना संक्रमण के हालातों पर प्रदेश प्रभारी श्री देवेंद्र यादव से भी बातचीत की व उनको स्थितियों से अवगत करवाया। श्री धस्माना ने बताया कि हमारे पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण नेता ऋषिकेश के अध्यक्ष शिव मोहन मिश्रा जी, जो कई पीढ़ियों से कांग्रेस के लिए समर्पित थे, हमारे ऋषिकेश के अध्यक्ष थे, कोरोना संक्रमित हो गए, अस्पताल में भर्ती हुए, एम्स में आज सुबह उनका देहांत हो गया। उनके देहांत से पूरे राज्य के कांग्रेस जन स्तब्ध हैं। असमय एक युवा अवस्था में, बहुत युवा अवस्था थी उनकी, इस समय उनका जाना उनके परिवार के लिए तो एक बहुत बड़ा झटका है ही, पूरी पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उन्होंने उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के साथ साथ उन्होंने आगामी एक सप्ताह तक पार्टी के सारे कार्यक्रम, जो हमारे सार्वजनिक कार्यक्रम थे, वो स्थगित किए, क्योंकि उनके पिता कमल नारायण मिश्रा जी और पूरा परिवार, जैसा मैंने कहा कि कई पीढ़ियों से जिस प्रकार से वो समर्पित थे कांग्रेस के लिए, जिस प्रकार से वो पार्टी के लिए अपना योगदान देते थे, उनके जाने से बहुत ज़्यादा आघात पार्टी को लगा। एक सप्ताह तक सारे सार्वजनिक कार्यक्रम, जिसमें 23 तारीख का विधानसभा के समक्ष धरना भी शामिल है, 22 और 23 तारीख का प्रदेश प्रभारी जी का जो उत्तराखंड आगमन था, उनका दौरा था, वो भी शामिल है। ये सारे कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। एक सप्ताह के बाद के कार्यक्रम सारे कार्यकर्ताओं को, सारी प्रेस को, सभी लोगों को बहुत जल्दी बताए जाएंगे। मैं अपनी ओर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दिवंगत आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस असहनीय पीड़ा को सहने का, बर्दाश्त करने का साहस उनके परिवार को दे, ऐसी हम लोगों से कामना करता है। उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यहाँ के लोग अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं, फिर चाहे वो कला, राजनीति या एक्टिंग जैसे क्षेत्र ही क्यों ना हो। देहरादून के रहने वाले अनुराग रमोला भी अपनी पेंटिंग के जरिए कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। अनुराग ने छोटी उम्र से ही पेंटिंग बनाना शुरू कर दी थी, जिसके लिए उन्हें कई बार सम्मान भी मिल चुका है और 100 से ज़्यादा अवार्ड वो अब तक जीत चुके हैं। यही नहीं, पीएम मोदी भी उनकी कला की तारीफ कर चुके हैं। अब अनुराग एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। दरअसल वो अब सिक्कों पर पेंटिंग के जरिए एक रिकॉर्ड बनाएंगे। ये रिकॉर्ड है 100 से ज़्यादा सिक्कों पर 24 घंटे के अंदर पेंटिंग करने का। इससे पहले ये रिकॉर्ड करीब 70 सिक्कों पर पेंटिंग करने का था। वहीं अनुराग ने बताया कि वो इस रिकॉर्ड को जरूर तोड़ पाएंगे और वह 24 घंटे के अंदर 100 से ज़्यादा सिक्कों पर पेंटिंग बनाएंगे। ये एक्चुअली मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए मैं एक रिकॉर्ड बना रहा हूँ, जिसका रिकॉर्ड का नाम है मैक्सिमम मिनिएचर पेंटिंग्स इन इंडियन 1 रुपी कॉइन। इसका मतलब तो ये है कि हमको इन्हीं 1 रुपये के सिक्कों में हम किस तरह से कैसे छोटी छोटी पेंटिंग बना सकते हैं, ये मैंने एक रिकॉर्ड बनाने के लिए एक अटैम्प्ट करा है। तो मैंने एक सैम्पल भी बनाया है, आप इसमें देख सकते हैं। जैसे कि इसी तरह से मुझे 24 आवर्स में ये सारे सिक्के, लगभग 100 से ऊपर सिक्के मुझे कंप्लीट करने हैं रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो ये सब मुझे एक्रेलिक कलर से कर रहा हूँ और एक दिन में मेरा ये रिकॉर्ड बनेगा। किस तरीके से प्रोत्साहन मिला आपको प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी, उनकी सराहना भी की गई है? जैसे कि 20 जनवरी 2020 को इसी साल
हमारा एक दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कि मेरी पेंटिंग देश के टॉप 5 में सिलेक्ट हुई थी। तो उसी में हम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें मेरी पेंटिंग सिलेक्ट हुई थी। उसका टॉपिक था परीक्षा प्रबंधन। तो उसी से मुझे पता चला कि कैसे हम अपनी और चीज़ों को भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसी से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। जब मैंने प्रधानमंत्री जी से बात करी, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला। तो उन्हीं से ही मुझे प्रोत्साहन मिला कि मैं कैसे कैसे नई चीज़ें कर सकता हूँ। मैं वीरेंद्र रावत, वरिष्ठ वित्त अधिकारी नगर निगम, और मेरे साथ हैं डॉक्टर आर.के. सिंह, वरिष्ठ नगर सेवक। सर, आज आप यहाँ पर आए थे, क्या कुछ रहा और किस तरीके से प्रतिभाओं को उभारने का काम आप लोग कर रहे हैं? जी, जैसे कि अनुराग ने आपको बताया, जो कि ये जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए जो ये बना रहे हैं, नए रिकॉर्ड के लिए बना रहे हैं, और उसमें चूँकि अभी तक का जो रिकॉर्ड बताया, जैसे कि 100 कॉइन्स तक बनाए, मिनीचर पेंटिंग बनाई है और 24 घंटे में बनाई है। अब अनुराग का ये है कि ये 24 घंटे के अंदर 100 से ज़्यादा मिनीचर पेंटिंग बनाने की कोशिश करेंगे, और चूँकि इसको प्रमाणित करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं और डॉक्टर साहब यहाँ एज ए प्रमाणित ऑफिसर करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ठीक है। विकासनगर के बाड़वाला राजावाला में भूमाफिया द्वारा कर दिया गया साल के पेड़ों का अवैध कटान। वहीं इसमें चौड़पुर रेंज के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है यह अवैध कटान। जब मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे तो फॉरेस्ट विभाग के रेंजर के द्वारा आनन फानन में 2 पेड़ काटने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ये खेल भूमाफिया के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। यह भूमाफिया कई वर्षों से लगातार अवैध कटान करता आ रहा है और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी सिर्फ जुर्माने की कार्रवाई करके इस भूमाफिया को बचा लेते हैं और वो फिर कुछ समय बाद दोबारा से कटान करने लगता है। अब उसके द्वारा सैकड़ों साल के पेड़ों पर आरी चला दी गई है। विकासनगर में बढ़ने लगा कोरोना का कहर। वहीं बताते चलें कि विकासनगर में कई कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं। विद्यापीठ मार्ग पर 3 घरों को सील किया गया है व कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। बाबूगढ़ में भी कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और इसको लेकर हमारे रिपोर्टर के द्वारा डॉक्टर केसर सिंह चौहान से जानकारी ली गई। पाए जा रहे हैं ये विकासनगर में अभी तक जो है 193 टोटल पॉजिटिव निकल चुके हैं, और इस समय विकासनगर में कुल 6 कंटेनमेंट जोन हैं। उन जोनों में 5 दिन बाद हम जो है एक अपनी एक्टिविटी शुरू करते हैं, सर्विलांस शुरू करते हैं। उनके अंदर जाके एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं, और जिनको जो सिम्टोमेटिक है, एंटीजन नेगेटिव है, उनको हम RT-PCR भी कर रहे हैं। और दूसरा हमारा धर्मवाला चेक पोस्ट है, वहाँ पे भी हम टेस्ट कर रहे हैं, एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं। और तीसरा यहाँ पे हॉस्पिटल में हमारा है, जो भी हॉस्पिटल में कोई OPD से रेफर होता है और ANC का यहीं पे चेकअप हो रहा है। 3 जगह हमारे टेस्ट हो रहे हैं और 6 टोटल कंटेनमेंट जोन है और 193 टोटल पॉजिटिव है। धन्यवाद। कृषि विधायक बिल के विरोध में आज देहरादून में आम आदमी पार्टी के एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने इस कृषि बिल को पूरी तरह किसानों की कमर तोड़ने वाला बिल बताया और कहा ये बिल पूरी तरह किसान विरोधी और उनके अस्तित्व को कमजोर करने वाला बिल है, जिसका आम आदमी पार्टी पूरी तरह विरोध करती है। केंद्र सरकार द्वारा इन विधेयकों को पारित कर इसे कानून की शक्ल देने का जो प्रयास किया जा रहा है, उससे सीधे तौर पर किसान के अस्तित्व को खतरा पैदा होगा। उनके जमीन और अधिकारों पर केंद्र द्वारा अप्रत्यक्ष हमला है। इस दौरान आप प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने कहा, ये तीनों ही विधेयक पूरी तरह किसान विरोधी हैं। अगर मंडियां खत्म हो गई तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाएगा। इसीलिए एक राष्ट्र और एक MSP होना बेहद आवश्यक है। विधेयक के अंतर्गत कीमतों को तय नहीं किया जा सकता, जिस वजह से निजी कंपनियां किसानों का शोषण कर सकती है। यही नहीं, जमाखोरी बढ़ने की भी आशंका को बल मिलेगा, जिससे बाजार में अस्थिरता उत्पन्न होगी और महंगाई बढ़ेगी। वहीं आप प्रवक्ता विशाल चौधरी ने इस दौरान कहा, आप पार्टी कृषि विधेयक को किस रूप में देखती है और क्या कदम उठाएगी इसके खिलाफ? देखिए, वर्तमान में जो बिल भाजपा द्वारा पेश किया गया है, उसका माननीय केजरीवाल जी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, हमारे 2 सांसद हैं, 3 सांसद और एक लोकसभा में हमारे सदस्य हैं, वहाँ भी हम पुरजोर विरोध करते हैं। और पूर्ण रूप से ये जो विधेयक है, इस विधेयक में सारा कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को पुनः एक लाभ देने की पूरी योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लाई है। जैसे पूरी नीतियाँ आज आप देख रहे हैं कि सरकारी संस्थाओं का जो हस्तक्षेप होता था किसी भी प्रक्रिया में, आज उसको पूर्णतः बाहर कर दिया गया है। और वर्तमान जो स्थितियाँ हैं
जो 3 प्रक्रियाएं थी, किसान, मंडी और व्यापारी, आज उसको दो स्टेप में बदल दिया है, जिसमें कि मंडी का जो एक प्रोविजन था वो बाहर कर दिया गया है, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार के आपको रुझान देखने को मिलेंगे कि किसान भी उसमें कहीं ना कहीं पीड़ा में रहेगा और आमजन तक जो स्टॉक लिमिट जो खत्म कर दी गई है कृषि उत्पादों की, उसमें व्यापारी जो किसानों से उत्पाद खरीदेंगे उसके बाद वो हमें महंगे दामों में मिलेंगे। और कहीं ना कहीं आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम लेस बाहर की या आप विदेशी कंपनियों को जब हम चिप्स के जो बनाती हैं उनको हम 10 रुपये किलो आलू बेचते हैं, तो वहीं से वो पैकेट हमें आप समझते हैं कि 20-30 रुपये का देते हैं, एक किलो में वो 50 पैकेट हमें बना के बेचते हैं। तो वही काम इस देश का व्यापारी करेगा, पूंजीपति करेगा और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड राज्य में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शुरुआती दौर में जहां उत्तराखंड में मरीजों की संख्या 100 पर सिमट कर रह गई थी, वहीं अब उत्तराखंड में रोजाना 1000 से 2000 मरीज मिल रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में 2078 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 40,085 के पार जा चुकी है। ऐसे में अब सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इसको लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना को लेकर लापरवाही ना बरतें। खास तौर पर जो युवा अगर ये सोच रहे हैं कि उनको कोरोना नहीं होगा, तो उनका सोचना गलत है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि जिसने भी लापरवाही की, कोरोना ने उसको अपना शिकार बनाया है। इसीलिए लापरवाही ना करें और सभी नियमों का पालन करें, तभी कोरोना से बचा जा सकता है। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश भर में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके मुताबिक राज्य में आने वाले लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड में यदि कोई 7 दिन से अधिक समय के लिए आता है तो उसको अपना कोरोना टेस्ट कराना होगा। अगर कोई छात्र एग्जाम देने के लिए या फिर कोई व्यापारी अपने कामकाज के लिए 7 दिन से कम समय के लिए आता है तो उसे क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। यानी अब ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार कोरोना को लेकर खासी सतर्क नजर आ रही है। कई बार लोगों को गफलत होती है कि शायद हमको नहीं होगा, और आंकड़े बताते हैं कि जिसने लापरवाही की वो कोरोना की चपेट में आया है। युवा, भारत में युवा चपेट में आया है। उत्तराखंड में भी युवाओं का परसेंटेज काफ़ी अधिक है, और वो साफ साफ लगता है कि कई बार नौजवान बच्चों को ये लगता है कि शायद मैं अभी नौजवान हूँ, उसको लगता है तो मैं इसकी चपेट में नहीं आ सकता। इसलिए मैंने कहा तो मजाक का शब्द है कि समाजवादी है, उसके लिए सब समान हैं, लेकिन ये बहुत घातक है, इससे सावधानी से ही बचा जा सकता है। बेरोजगारी के उत्तराखंड में पुलिस भर्ती की मांग को लेकर आज देहरादून के परेड ग्राउंड में बेरोजगारों ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बेरोजगार युवाओं का कहना है कि पिछले लगभग 6 साल से पुलिस भर्ती नहीं आई है, जिससे युवाओं में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। युवाओं की मांग है कि इसी महीने उत्तराखंड पुलिस की विज्ञप्ति जारी हो, जिसमें 2000 कांस्टेबल, दरोगा 250 और 350 महिला कांस्टेबल की विज्ञप्ति इसी महीने जारी की जाए। साथ ही मांग की है कि उत्तराखंड पुलिस में आयु सीमा भी जरूर बढ़ाई जाए। छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर इस महीने पुलिस विज्ञप्ति जारी नहीं होती है तो 10 अक्टूबर से पहले मुख्यमंत्री आवास कूच किया जाएगा, जिसमें हजारों बेरोजगार साथ होंगे। देखिए, साल 2014 से उत्तराखंड पुलिस विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, तो आज लगभग 6 साल हो चुके हैं, और 6 साल बीतने के बावजूद भी आज 2020 में उत्तराखंड पुलिस विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। ये कहीं ना कहीं बेरोजगारों के साथ अन्याय है। उत्तराखंड पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके साथ अन्याय है। हमारी मांग है कि अभी फ़िलहाल हमारी मांग है कि इसी महीने उत्तराखंड पुलिस विज्ञप्ति जारी हो और लगभग 2000 कांस्टेबल की विज्ञप्ति जारी हो, जिसमें 250 दरोगा के पद हों और लगभग 300 महिला कांस्टेबल के पद हों। अगर ये विज्ञप्ति इस महीने जारी नहीं होती है तो हम सचिवालय में कूच करेंगे और सीएम आवास का हम कूच करेंगे। एक और हमारी मांग है कि जो एज उत्तराखंड पुलिस में एज भी बढ़ाई जाए अगर ये विज्ञप्ति जारी करते हैं। एज हमारी मांग है 18 से 26 साल कांस्टेबल की और 21 से 30 साल एसआई की उम्र होनी चाहिए। खबर देहरादून से है, जहां आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रायपुर स्थित थानों पहुंचे, जहां सीएम ने एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर का शुभारंभ किया। इस मौके पर जलागम मंत्री सतपाल महाराज ने भी कार्यक्रम में शिरकत की।
वहीं पर्यटन व जलागम मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें सीधे किसान को फायदा हो। जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसान को लाभ हो, किसान को फायदा मिले, किसान आत्मनिर्भर हो, ये आत्मनिर्भरता की तरफ पहला हमारा कदम है। और निश्चित रूप में इसके अंदर जो सुपर फूड हैं, जैसे इसमें सहजन है, ड्रमस्टिक्स हैं, उनका बड़ा सफल प्रयोग साउथ अफ्रीका में रहा। उसके अंदर प्रोटीन की बहुत बड़ी मात्रा होती है और जो इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत फ़ायदा करता है। हम भी अपने टूरिज़्म में सारे वो भोजन लाने जा रहे हैं गढ़वाल के और कुमाऊं के जो इम्यूनिटी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक दलों में उटक-पुटक चालू हो गई, जहां एक और कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक दल कार्यकर्ता को पार्टी में जोड़ने में लगी हुई है। ऐसा ही एक मामला कांग्रेस पार्टी में देखा गया, जहां वरिष्ठ महिला नेत्री एवं नैनीताल जिला महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष गीता शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। यहाँ अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ महिला नेत्री गीता शर्मा ने बताया कि मैं गीता शर्मा, महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष, लेकिन मैं आज 20 तारीख 9 महीना 2020 जिसमें मैं आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रही हूँ। हम लोग इसमें कांग्रेस पार्टी में कई मुद्दे उठाए जिससे हमारा कोई सुनवाई नहीं होती है। एक पदाधिकारी की या सक्रिय कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं होती है। इससे रुष्ट होके मैं उससे इस्तीफा दे रही हूँ। इसकी नीति, कांग्रेस की नीति कोई भी ठीक नहीं है। गिने चुने लोगों से कांग्रेस चल रही है, इनकी नीतियों से मैं खुश नहीं हूँ। इसलिए आज मैं गीता शर्मा कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रही हूँ। और भी लोग आपके साथ जुड़े हैं जो आपके संपर्क में हैं, वो भी साथ छोड़ेंगे पार्टी? हाँ, इसमें मेरे साथ कम से कम 100 लोग मैं कांग्रेस पार्टी से वो करवा दूँगी। सब राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का महिला चिकित्सालय हल्द्वानी में नवजात शिशुओं को पोलियो ड्रॉप पिलाकर जिला अधिकारी सवीन बंसल द्वारा शुभारंभ किया गया। एवं महिला चिकित्सालय में नवनिर्मित हाई डिपेंडेंसी यूनिट HDU व SNCU का निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सालय अधीक्षक से कहा कि HDU व SNCU हेतु और कई आवश्यकता हो तो बताएं, ताकि धनराशि उपलब्ध कराई जा सके। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भागीरथी जोशी, CMS डॉक्टर उषा जगपांगी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर रश्मि पंत, उप जिलाधिकारी विवेक राय, CO शांतनु पराशर एवं चिकित्सक मौजूद थे। जनपद नैनीताल के पर्यटक स्थल भीमताल में करीब 6 महीने से बंद पड़ी पैराग्लाइडिंग की शुरुआत हो गई है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण भीमताल के नौकुचियाताल में एडवेंचर एक्टिविटी बंद थी, जिस कारण यहाँ के युवा बेरोजगार हो गए। करीब 6 महीने बाद पैराग्लाइडिंग की शुरुआत होने से स्थानीय लोगों के चेहरे तो खिल गए। कुछ स्थानीय पर्यटक भी यहाँ पैराग्लाइडिंग का लुत्फ ले रहे हैं, लेकिन सरकार के पर्यटकों को लेकर सीमा में कोविड-19 की जांच को लेकर पर्यटकों का जमावड़ा ना के बराबर है। लेकिन पर्यटक स्थल होने के नाते राज्य सरकार द्वारा एक अच्छी पहल की गई है, जिसको लेकर पर्यटक भी खुश नजर आ रहे हैं। नहीं कि यहाँ पर आपको इस टाइम पे बढ़ चढ़ के आना चाहिए, क्योंकि जो भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं, जो भी हमारे लोग यहाँ पर ट्रेनी वगैरह जो भी हैं, सब परीक्षित अच्छे से ट्रेंड हैं और सैनिटाइज वगैरह होके इस कोरोना काल में आपको एडवेंचर एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। तो यहाँ पर सेफ्टी का हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। तो क्या कहेंगे लोगों को? कहना है कि आइए और जो है इसका लुत्फ उठाइए लॉकडाउन के बाद। और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एक्शन टुडे 24/7 और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।